गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सरस्वती विद्यापीठ की लाइव क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी विश्व में जो व्यवस्थापिका है या जिसे हम संसद भी कह सकते हैं, उसे अन्य किन किन नामों से जाना जाता है कि विश्व में व्यवस्थापिका या संसद को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। तो इसके बारे में हमने एक सारणी का अध्ययन किया था। सारणी के द्वारा मैंने आपको बताया था कि किस देश में व्यवस्थापिका या संसद को किस नाम से जाना जाता है। जाहिर सी बात है, बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसे मैंने आपको बताया था। जैसे फर्स्ट अपने पॉइंट था में इंग्लैंड या ब्रिटेन, तो ब्रिटेन या इंग्लैंड में जो वहाँ की संसद है या व्यवस्थापिका है उसे किस नाम से जानते हैं, तो इसमें था हमारे पार्लियामेंट के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है। सेकंड जो था भारत, आप सभी जानते हैं भारत में व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। इसके नाम से जाना जाता है, संसद के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो था अमेरिका, तीसरा जो था उसका नाम है देश का अमेरिका, और अमेरिका में संसद को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम जापान। जापान में से डाइट के नाम से जाना जाता है। जापान में से किस नाम से जाना जाता है? डाइट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में शूरा, और ईरान, ईरान में से मजलिस। जर्मनी बुंडेस्टैग, जर्मनी में किस नाम से? बुंडेस्टैग के नाम से। फ्रांस तथा रूस, जो 2 देश थे मैंने आपको बताया था, फ्रांस और रूस, दोनों की जो संसद है उसे क्या नाम दिया गया? ड्यूमा। क्या नाम दिया गया है? ड्यूमा का नाम उसे दिया गया। नेक्स्ट, इसके बाद आगे हम चलते हैं इराक। इराक में से नेशनल असेंबली के रूप में जाना जाता है। इराक में से किस नाम से जाना जाता है? नेशनल असेंबली के रूप में जाना जाता है। यहाँ कंफ्यूजन वाली बात ये होती है, इराक और ईरान दोनों सेम है। इराक और ईरान दोनों अलग अलग कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज हैं दोनों ही, हम जानते हैं, लेकिन दोनों में कई बार कंफ्यूजन पैदा हो जाता है हमारे बीच कि इराक और ईरान, इराक और ईरान। तो इराक में तो मैंने आपको बताया था कि नेशनल असेंबली, इराक की जो संसद है उसे क्या कहते हैं? नेशनल असेंबली। और ईरान की जो संसद है उसे कहते हैं मजलिस। ईरान की संसद उसे क्या कहते हैं? मजलिस के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है। तो ये था कल तक का वीडियो। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक संस्थाएं या व्यवस्थापिका या संसद का कैसा स्वरूप था। कि प्राचीन काल में जो भारत देश था उसमें जो लोकतांत्रिक संस्थाएं थी, जैसे लोकतांत्रिक संस्था जिसे हम व्यवस्थापिका कह सकते हैं, संसद कह सकते हैं, ठीक है, तो उसका स्वरूप कैसा था। तो देखेंगे इसमें प्रतिनिधि निकाय तथा लोकतांत्रिक संस्थाएं प्राचीन भारत में भी विद्यमान रही हैं। प्रतिनिधि निकाय नंबर 1 है इसमें, प्रतिनिधि निकाय तथा लोकतांत्रिक संस्थाएं लोकतांत्रिक संस्थाएं प्राचीन भारत में भी विद्यमान रही है। प्राचीन भारत में भी विद्यमान रही है। प्राचीन भारत में भी क्या रही है? विद्यमान रही है। जैसे ऋग्वेद में सभा और समिति नामक 2 संस्थाओं का उल्लेख किया गया है। नोट, ऋग्वेद में सभा और
समिति नामक दो संस्थाओं का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में सभा और समिति, ऋग्वेद में सभा और दूसरी है समिति नामक दो संस्थाओं का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। वहीं से आधुनिक संसद की शुरुआत मानी जा सकती है और वहीं से आधुनिक संसद की शुरुआत मानी जाती है। आधुनिक संसद की शुरुआत मानी जाती है। ये था इसका फर्स्ट पॉइंट। अब हम बात करेंगे सेकंड। पहले देखेंगे फर्स्ट पॉइंट को एक बार दोबारा से कि प्राचीन भारत में जो लोकतांत्रिक संस्थाएं थी, जैसे आज वर्तमान में जिसे व्यवस्थापिका कह सकते हैं संसद, तो उनका स्वरूप प्राचीन भारत में किस प्रकार से विद्यमान रहा या वे किस रूप में विद्यमान भारत में रही, तो इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि प्रतिनिधि निकाय तथा लोकतांत्रिक संस्थाएं प्राचीन भारत में भी विद्यमान रही है। प्राचीन भारत में भी क्या रही है, विद्यमान रही है। आज से नहीं, प्राचीन समय से ही प्रतिनिधि निकाय और लोकतांत्रिक संस्थाएं प्राचीन भारत में विद्यमान रही है। जैसे कि हम नोट लगाकर बात करते हैं, ऋग्वेद में सभा, ऋग्वेद जो ग्रंथ है हमारा, वेद, चार वेद जो है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो कहने का मतलब सबसे जो प्राचीन वेद है ऋग्वेद, उसमें भी सभा और समिति नामक दो संस्थाओं का उल्लेख किया गया है। कहने का मतलब शासन को चलाने के लिए भी ऋग्वेद में दो संस्थाओं का उल्लेख किया गया है। एक तो है सभा और दूसरी है समिति। इन दो संस्थाओं का उसमें उल्लेख किया गया है, इसमें ऋग्वेद, और वहीं से आधुनिक संसद की शुरुआत मानी जाती है। भारत में आधुनिक संसद की शुरुआत कहां से मानी जाती है, तो इसमें हमारा आंसर होगा कि ऋग्वेद में सभा और समिति नामक दो संस्थाओं का उल्लेख किया गया है और वहीं से आधुनिक संसद की शुरुआत की बात मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद आगे हम चलते हैं सेकंड स्टेप, जो इसकी दूसरी स्टेप है, उस पे समिति तो आधुनिक लोकसभा के समान थी। समिति आधुनिक लोकसभा के समान थी, जबकि सभा विशिष्ट लोगों का संगठन थी। जबकि सभा विशिष्ट लोगों का संगठन भी। कहने का तात्पर्य है समिति तो आधुनिक लोकसभा के समान थी। समिति तो किसके समान थी? आज वर्तमान में जो लोकसभा है ना,
उसे प्राचीन समय में किस नाम से जानते थे? समिति के नाम से। समझ रहे एक बात कि आज वर्तमान में जिसे हम लोकसभा कहते हैं, प्राचीन समय में उसे किस नाम से जाना जाता था? समिति के नाम से जाना जाता। जबकि सभा क्या थी? विशिष्ट लोगों का संगठन। समिति के बारे में मैंने आपको बता दिया कि समिति तो आधुनिक समय में जो लोकसभा है उसको माना जाता था, और सभा माना जाता था एक विशिष्ट लोगों का जो संगठन होता था, उसे सभा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, इसके बाद आगे हम बात करते हैं जिसे हम कह सकते हैं आधुनिक राज्य सभा। आधुनिक राज्य सभा भी से हम कह सकते हैं किसे? सभा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नंबर 3 पॉइंट, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाओं में भी राजतंत्रात्मक व्यवस्थाओं में भी राजतंत्रात्मक व्यवस्थाओं में भी कुछ लोकतंत्रात्मक संस्थाएं, कुछ लोकतंत्रात्मक संस्थाएं एवं परंपराएं हमेशा बनी रही हैं, हमेशा बनी रही है। कहने का तात्पर्य है कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था अर्थात राजा का शासन, इसे कहते हैं राजतंत्रात्मक व्यवस्था था। राजाओं के समय भी व्यवस्थाओं में कुछ लोकतंत्रात्मक संस्थाएं एवं परंपराएं हमेशा बनी रही है। ऐसी बात नहीं है कि राजाओं के शासनकाल में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का स्वरूप दिखाई नहीं देता। कहने का मतलब जब राजाओं का शासन था उस समय भी कुछ संस्थाएं ऐसी थी जिनमें लोकतंत्रात्मक संस्थाएं एवं परंपराएं हमेशा के लिए बनी रही है। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम बात करेंगे न्यू पॉइंट, भारत में संसदीय व्यवस्था की पृष्ठभूमि। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारे भारत में संसदीय व्यवस्था की पृष्ठभूमि। भारत में संसदीय व्यवस्था की पृष्ठभूमि या ब्रिटिश काल में संसदीय
व्यवस्था, ब्रिटिश काल में संसदीय व्यवस्था। कहने का तात्पर्य है, न्यू पॉइंट जो है इसके बारे में बात करेंगे कि भारत में संसद या संसदीय व्यवस्था की पृष्ठभूमि कैसी रही, भारत में संसदीय व्यवस्था की पृष्ठभूमि कैसी रही और ब्रिटिश काल में संसदीय व्यवस्था कैसी, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे आगे। तो इसमें हम देखेंगे ब्रिटिश शासन के दौरान विभिन्न अधिनियमों द्वारा भारत में संसदीय परंपराओं को सीमित एवं अंतर्दायी रूप में लागू करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इसमें ब्रिटिश शासन काल में, अब इसमें देखेंगे ब्रिटिश शासन काल में अनेक अधिनियमों द्वारा भारत में अनुत्तरदायी ब्रिटिश शासन काल में अनेक अधिनियमों द्वारा भारत में अनुत्तरदायी शासन प्रक्रिया को लागू करने की अनेक कोशिशें की गई। अनेक कोशिश की गई। 1833 के अधिनियम से लेकर 1935 के भारत शासन अधिनियम में 1833 के अधिनियम से 1833 के अधिनियम से लेकर 1935 के भारत शासन अधिनियम तक में संसदीय तत्वों का उल्लेख देखा जा सकता है। देखा जा सकता है। ठीक है, कहने का मतलब बात कर रहे हैं भारत में संसद या संसदीय व्यवस्था की पृष्ठभूमि या ब्रिटिश शासन काल में संसदीय जो व्यवस्था थी उसके बारे में कि ब्रिटिश शासन काल में संसदीय व्यवस्था की शुरुआत किस प्रकार से हुई। तो इसमें हम बात करेंगे पहले कि ब्रिटिश शासन काल में अनेक अधिनियमों के द्वारा भारत में अंतर्दायी शासन प्रक्रिया को लागू करने की अनेक कोशिशें की गई। कि ब्रिटिश शासन के दौरान भी अनेक ऐसे अधिनियम बनाए गए जिसके द्वारा भारत में एक अंतर्दायी शासन की स्थापना की जा सके, जिसमें कि 1833 के अधिनियम से लेकर 1935 के भारत शासन अधिनियम तक के 1935 के भारत शासन अधिनियम तक में संसदीय तत्वों का उल्लेख देखा जा सकता है। उनमें इसका उल्लेख देखा जा सकता है, संसदीय तत्वों का उल्लेख देखा जा सकता है।
नेक्स्ट नंबर 1892 के अधिनियम के द्वारा, इसमें फर्स्ट पॉइंट है 1892 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल, कौन? गवर्नर जनरल की विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या अधिकतम सदस्यों की संख्या 16 निर्धारित की गई। 16 निर्धारित की गई। कितनी निर्धारित की गई? 16, जिनमें 4 सदस्यों का चुनाव, 4 सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया गया। अप्रत्यक्ष रूप से किया गया कहने का मतलब, फर्स्ट वे की बात करते हैं कि 1892 का जो अधिनियम था, 1892 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की जो संख्या वो कितनी निर्धारित की गई? 16 निर्धारित की गई। कितनी निर्धारित की गई? 16, जिनमें से 4 सदस्यों का चुनाव, 16 में से 4 सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया गया। किस रूप से किया गया? अप्रत्यक्ष रूप से उनका चुनाव किया गया। नेक्स्ट इसके बाद में है 1909 के अधिनियम के द्वारा अधिकतम सदस्य संख्या 60 करके, 1909 के अधिनियम के द्वारा 1909 के अधिनियम द्वारा सदस्य संख्या 60 करके उनके अधिकारों में वृद्धि की गई। उनके अधिकारों में क्या की गई? वृद्धि की गई कि 1909 के अधिनियम के द्वारा जो सदस्य संख्या थी कितनी? 16, उसको बढ़ाकर किया गया कितनी? 60, तथा उनके जो अधिकार थे उनमें भी वृद्धि की गई तथा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ किया गया। नोट, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ
की गई। कहने का मतलब 1909 के अधिनियम के द्वारा जो सदस्यों की संख्या थी उसको 60 करके उनके अधिकारों में वृद्धि की गई तथा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली भी इसी अधिनियम के द्वारा प्रारंभ की गई थी। इसके द्वारा 1909 के अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को भी अपनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आगे हम बात करेंगे जो थर्ड पॉइंट हमारा भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 तीसरा जो पॉइंट है भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा 1919 के द्वारा केंद्रीय स्तर पर द्विसदनात्मक विधानमंडल बनाया गया। द्विसदनात्मक विधानमंडल बनाया गया। द्विसदनात्मक विधानमंडल बनाया गया जिनके नाम विधान परिषद और विधानसभा थे। जिनके नाम विधान परिषद तथा विधानसभा थे। तथा जिनके अधिकांश सदस्य निर्वाचित होते थे। अधिकांश सदस्य क्या होते थे? निर्वाचित होते थे। कहने का मतलब थर्ड स्टेप की जब हम बात करते हैं कि भारत सरकार अधिनियम किसको कहा जाता है? 1919 के अधिनियम को। भारत सरकार अधिनियम किसे कहा जाता है? 1919 के अधिनियम को। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्रीय स्तर पर द्विसदनात्मक विधानमंडल बनाया गया। कैसा विधानमंडल बनाया गया? द्विसदनात्मक विधानमंडल बनाया गया। और उस द्विसदनात्मक अर्थात द्वि यानी दो, अर्थात जिसके दो सदन हो उसे द्विसदनात्मक विधानमंडल कहा जाता है। जिनके नाम दो सदनों के, पहला विधान परिषद तथा दूसरा है विधानसभा, तथा दोनों के अधिकांश सदस्य क्या होते थे? निर्वाचित होते थे। दोनों के अधिकांश सदस्य क्या होते थे? निर्वाचित होते थे। ठीक है, इसके बाद आगे हम इसके और पॉइंट्स की बात करते हैं। 1935 के अधिनियम के द्वारा दोनों सदनों को बनाए रखा गया तथा उनके अधिकारों और सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके द्वारा दोनों सदनों को यथावत बनाए रखा गया तथा उनके अधिकारों में वृद्धि की गई। मतदाताओं की संख्या संपत्ति के आधार पर सीमित थी और मतदाता सांप्रदायिक और व्यवसायिक आधार पर बटे हुए थे। मतदाता सांप्रदायिक और व्यवसायिक आधार पर क्या थे? बटे हुए भी थे। ठीक है, नेक्स्ट आगे भारतीय संविधान के द्वारा गठित होने वाली संसद में, भारतीय संविधान के द्वारा गठित होने वाली संसद में इन सभी अलोकतांत्रिक तत्वों को हटाया गया, अर्थात ये जितने भी अलोकतांत्रिक तत्व थे इनको भारतीय संसद के निर्माण के समय हटा दिया गया तथा इसे एक लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप बनाया गया। इसे भारतीय संसद। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे
उसके बारे में कि स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र भारत में लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन। क्वेश्चन टाइप में है भारत में लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से व्यस्त मताधिकार द्वारा क्यों अपनाया गया कहने का मतलब बोर्ड एग्जाम इस तरह के क्वेश्चन कई बार पुट कर देता है कि स्वतंत्र भारत में लोकसभा के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के द्वारा क्यों अपनाया गया। ऐसा कई बार क्वेश्चन बनाकर बोर्ड एग्जाम इसको पूछ लेता है कि स्वतंत्र जब भारत हुआ तो उसके जो लोकसभा के सदस्य थे उनका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से और वयस्क मताधिकार प्रणाली के द्वारा क्यों अपनाया गया। तो इसमें आपको आंसर देना है औपनिवेशिक शासन के दौरान शासन व्यवस्था में के गठन में अनेक दोष विद्यमान थे। औपनिवेशिक शासन के दौरान नंबर 1 जैसे इसमें देखिए पहले औपनिवेशिक शासन के दौरान शासन व्यवस्था में अनेक दोष विद्यमान थे। कहने का मतलब जब औपनिवेशिक शासन था अर्थात भारत पर किसी बाहरी सत्ता का शासन था जिसको हम कह सकते हैं ब्रिटेन का शासन था जब भारत में, तो उस समय शासन व्यवस्था में अनेक दोष विद्यमान थे। नंबर 1 ये हो गया। अब नंबर 2 बातें करेंगे हम कि उन्होंने भारतीय शासन प्रणाली में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के नाम पर उन्होंने भारतीय शासन प्रणाली में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के नाम पर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के नाम पर पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली
सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली आदि के रूप में आदि के रूप में ऐसे तत्व शामिल कर दिए ऐसे तत्व शामिल कर दिए जिन्होंने हमारे राजनीतिक जीवन को छिन्न भिन्न कर दिया जिन्होंने हमारे राजनीतिक जीवन को छिन्न भिन्न कर दिया। संविधान सभा में इन समस्याओं के अंत के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। नंबर 3, संविधान सभा को इन समस्याओं के अंत के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4, अधिकांश अल्पसंख्यक नेता अपने समुदायों के लिए स्वतंत्र भारत में भी पृथक निर्वाचन प्रणाली को बनाए रखना चाहते थे। सरदार पटेल ने कठिन परिश्रम करके नेक्स्ट नंबर 5, सरदार पटेल ने कठिन परिश्रम करके अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त करने के लिए राजी कर लिया था। अब स्वतंत्र भारत में
लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय मताधिकार द्वारा मताधिकार द्वारा होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब अब हम इस पॉइंट पर एक बार फिर से गौर करेंगे दोबारा से कि स्वतंत्र भारत में लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के द्वारा क्यों अपनाया गया। तो इसमें आपका आंसर होगा कि औपनिवेशिक शासन के दौरान अर्थात जब भारत में अंग्रेजों का शासन था उसके दौरान शासन व्यवस्था में अनेक दोष विद्यमान थे। उस समय अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में शासन व्यवस्था में अनेक दोष विद्यमान थे। ठीक है, तो सेकंड है इसमें उन्होंने भारतीय शासन प्रणाली में अंग्रेजों ने भारतीय शासन प्रणाली में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के नाम पर दो वर्ग होते हैं, एक अल्पसंख्यक और एक बहुसंख्यक, अर्थात जिस वर्ग की एक समूह विशेष में आबादी कम हो वो अल्पसंख्यक और जिसकी आबादी अधिक हो वो बहुसंख्यक। तो अंग्रेजों ने भारतीय शासन प्रणाली में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के नाम पर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली आदि के रूप में ऐसे तत्व शामिल कर दिए जिन्होंने हमारे राजनीतिक जीवन को क्या कर दिया, छिन्न भिन्न कर दिया, अर्थात तहस नहस कर दिया। अब आगे संविधान सभा को इन समस्याओं के अंत के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा, अर्थात इस जो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की जो समस्या थी उसको समाप्त करने के लिए संविधान सभा को बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा या संघर्ष करना पड़ा। अधिकांश अल्पसंख्यक नेता थे वो अपने हितों को साधने के लिए अपने समुदाय के स्वतंत्र भारत में भी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को बनाए रखना चाहते थे कि कहने का मतलब किसी भी प्रकार से उनकी राजनीति चलती रहे। इसलिए अधिकांश अल्पसंख्यक नेता अपने समुदायों के स्वतंत्र भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को बनाए रखना चाहते थे। ठीक है, उसके बाद में जो भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार पटेल ने कठिन परिश्रम करके अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त करने के लिए क्या कर लिया था, राजी कर लिया था कि अधिकांश अल्पसंख्यक जो नेता थे उनको सरदार पटेल ने किसी भी प्रकार से इस अल्पसंख्यक प्रणाली को समाप्त करने के लिए राजी कर लिया। और अब स्वतंत्र भारत में लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के द्वारा होता है। आज वर्तमान समय की बात करें तो आज स्वतंत्र भारत में लोकसभा के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से और वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। इसलिए स्वतंत्र भारत में लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार द्वारा होता है। ठीक है, तो ये आज के पॉइंट क्लियर हुए। आपका ये समाप्त होता है। धन्यवाद।